किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं सभी का आज की इस क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी के कक्षा 7 की चैप्टर नंबर 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है आप सबों को, क्योंकि आप सभी को पता है कि पीटी की कल्पना बिना लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी किए नहीं कर सकते हम। और आप सबको पता है कि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना कहने से ज़्यादा आसान होता है, पता है ना। कह तो लेंगे हम कि पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ना थोड़ी सी और समझना उसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, वीडियोस देखिए और वहाँ पे जाके आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए। सभी को ऑल द बेस्ट। और सबसे पहले आपको बता दइए कि क्लास 6 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख जरूर लीजिए। पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बना के मैंने डाल दिया है क्लास 6 का कंप्लीट। और ये क्लास 7 का 6 नंबर चैप्टर चल रहा है और पर डे एक एक चैप्टर आप लोग को प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी धीरे धीरे ना हो, एक अच्छी वे में और अच्छे से चले, ठीक है ना। तो चलिए हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, बिकॉज सारी वीडियोस में मैं यही बोलती हूँ कि आवर टाइम इज़ आवर मनी। सो हमें अपने टाइम को बिल्कुल नहीं गंवाना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है नगर व्यापारी एवं शिल्पी जन। तो नगर व्यापारी एवं शिल्पी जन में हम क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से मतलब नगरों का विकास हुआ, उसके बाद किस तरीके से व्यापारी लोग आना शुरू किए, किस तरीके से व्यापारी लोग अपना एक अलग ही व्यापार बनाना शुरू किया, और किस तरीके से शिल्पी जन का उदयोदय हुआ, इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जहाँ कॉन्सेप्ट समझने वाली होगी वहां पे आएंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि लाइन बाय लाइन पढ़ लेना और कॉन्सेप्ट को समझ लेना दोनों ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप लोग अपना किताब बगल में लेके बैठिएगा, जहाँ भी मैं लगाऊं टिक वहाँ पे आप लोग टिक लगा लीजिए, उसके बगल में लिख लीजिएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, और जहाँ से भी क्वेश्चन आ चुकी है वहाँ पे मैं आप लोग को स्टार बनवा दूंगी और आप लोग भी स्टार बना के रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को, ठीक है ना। नगर व्यापारी और शिल्पी जन, ठीक है ना, नगर व्यापारी और शिल्पी जन। चलिए, एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उस नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर का नगर था या एक प्रशासनिक केंद्र, यानी कि मंदिर का नगर जिसमें एक मंदिर हो और मंदिर के लिए सारे लोग, मतलब मंदिर के लिए ही मुख्य पेशा मंदिर ही हो, और उसके बाद वो नगर विकसित हुआ हो, ठीक है ना। और प्रशासनिक केंद्र मतलब मुख्य एक ऐसी राजा, मतलब कोई एक ऐसा प्रशासनिक केंद्र हो जिसके लिए वो नगर विख्यात हो, ठीक है ना। वाणिज्यिक शहर यानी कि व्यापार की शहर, मुख्य पेशा उस शहर का व्यापार ही हो। एक पतन नगर अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर। पतन नगर आप सबको पता है बंदरगाह होता है, बंदरगाह जहाँ पे मतलब पोर्ट वगैरह होती है, ठीक है ना, जो कि वायु मार्ग द्वारा मतलब आना जाना करवाता है, ठीक है ना। साथ साथ वाणिज्यिक क्रियाकलापों एवं शिल्प उत्पादनों का केंद्र भी हो, ठीक है ना। मतलब नगरी विकसित कैसे हुई होंगी, आखिर या तो वो मंदिर का शहर हो, या फिर वो वाणिज्य का केंद्र हो, या फिर वो प्रशासनिक का केंद्र हो, या फिर सब मिला के हो, ठीक है ना। इसी टाइप से तो नगर की विकास हुई होगी। तो कुछ देख लेते हैं। एक है काबुल, यहाँ पे काबुल, पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, मसूलीपट्टनम। ये मतलब इम्पोर्टेंट है इसलिए कोस्ट में दिया हुआ है, ठीक है ना। हम्पी और सूरत, ये सब बंदरगाह था, ठीक है ना। उसके बाद तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, तिरुमलाई, मदुरई, तंजावुर, उरैयूर, लक्षद्वीप, गोलकुंडा, बीदर तथा वरार, ठीक है ना। गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे है जो शहर, इन सबको ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रशासनिक केंद्र, अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा, हाँ हमने पढ़ा था, आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो जाइए वीडियो देख लीजिए। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चले और राजाओं की राजधानी तंजावुर जैसा कि 1000 वर्ष पहले की यात्रा पर चले। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजराज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर, आपको पता है
मैंने पढ़ा रखा है इससे पिछली कक्षा में कि राजा जो राजराज प्रथम थे उन्होंने ही क्या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, जो कि चोल वंश के शासक थे। अपने नाम से मिला हुआ देवता का नाम रखा करते थे, वो अपने आप को देवता कहलाना पसंद करते थे, ठीक है ना, वो चाहते थे कि मैं देवता के बराबर हूँ, ये कहे मुझे कोई, ठीक है ना। द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम मंदिरों पर उत्कीर्ण किया है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है, यानी कि जो मंदिर का दीवार है ना उसके ऊपर जिन्होंने बनाया है, जो वास्तुकार है, उन्होंने अपना नाम गर्व से अंकित करवाया है, इसीलिए हमें उस वास्तुकार के नाम का पता चल जाता है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिसमें कई मंडप बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे। यही वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी भी किया करते थे। नगर में सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। नगर उन बाजारों को हलचल से भरा हुआ है जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरैयूर में सालिया बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झाड़ियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटी सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूर पर स्वामी मतलब यहाँ पे देख लीजिए, मतलब सारे नगरों की विशेषताएं बता रही है। उरैयूर क्या था, कपड़ों के लिए प्रमुख था, ठीक है ना, ये सब ध्यान रख लीजिएगा। मूर्ति कला उत्तम कांस्य मूर्तियां एवं लंबे सुंदर घंटा धातु का द्वीप भी बनाए जा रहे हैं। कहाँ से? स्वामी मलाई, ठीक है ना, स्वामी मलाई में दिखाया था मैंने आपको मैप में, ठीक है ना। मंदिर तथा तीर्थ का केंद्र। इससे पहले कुछ नोट्स बना लेते हैं क्योंकि वो भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे जो मूर्तियां बनाई जाती थी ना वो कांसा से बनाई जाती थी। किस चीज से बनाई जाती थी? कांसा से बनाई जाती थी। तो आखिर जो कांसा होता था वो किस चीज से बना होता था? तो जो कांसा होता था वो होता था टीन से, ठीक, सॉरी, तांबा से, क्या बोला मैंने, तांबा से और साथ में रांगा से, ठीक है ना, तांबा और रांगा से बना होता था, ठीक है ना। और चोलकालीन जो कांस्य मूर्तियां है ना वो एक मतलब एक तकनीकी है जिसको हम कहते हैं लुप्त मोम तकनीक, ठीक है ना। लुप्त मोम तकनीक से कांसे की मूर्ति बनाई जाती थी, ठीक है ना। अब कैसे बनाई जाती थी वो हम आगे पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग को हम अच्छे से समझा देंगे, ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम आगे रीडिंग कर लेते हैं। तंजावुर एक मंदिर नगर का उदाहरण है, यानी कि तंजावुर एक मंदिर नगर है, ठीक है ना। अब ऑप्शन आ जाए कि तंजावुर क्या है, तो तंजावुर एक क्या है, मंदिर नगर है। तो हम यहाँ पे मिला लेंगे कि तंजावुर एक क्या है, मंदिर नगर है, ठीक है ना, ध्यान रख लीजिएगा। मंदिर नगर नगरीकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों का विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें मंदिर अक्सर समाज एवं अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शन के लिए मंदिर बनवाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में भी दिया करते थे, जिसकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधान संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहितों पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दार्शनिर्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे, यानी कि मुख्य रूप से माना जाए तो उस मंदिर में जो भी मतलब राजा लोग जो भी दिया करते थे वो मंदिर के खर्च में ही जाता था और किसी में बंटवारा नहीं किया जाता था, ठीक है ना। कांस मंदिर के खर्च में जैसे पंडित लोगों को खाना खिलाना हुआ, ठीक है ना, इन सब में खर्च होता था। कांसा घंटा धातु एवं लुप्त मोम तकनीक। कांस्य एक मिश्र धातु है जो तांबे और तीन जिसको हम रांगा भी कहते हैं, ठीक है ना, इसके मेल से बनता है। घंटा धातु के रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटा जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। मतलब मतलब समझा जाए तो जो घंटा बना होता है ना वो मुख्य रूप से कांसा और टीन का ही बना होता है, ठीक है ना। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती है। अब सुन लीजिए आप लोग ध्यान से, क्या होता था कि सर्वप्रथम मान लीजिए कि मोम का हम एक प्रतिमा बनाए,
बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लेप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके बाद क्या करते हैं हम, चिकनी मिट्टी की एक परत लगा दिए इस पे, उसको लेप दिए और क्या कर दिए, सूखने के लिए इसको छोड़ दिए। जब पूरी तरह से यह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था, और जब ये पूरी तरीके से सूख जाता था तो इस जो मोम है ना, मोम के साइड से लेकर उसको हम क्या कर दिए, गर्म कर दिए पूरी तरीके से, ठीक है ना। गर्म किया जाता था। उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा मोम पिघलाकर बाहर निकाल देते। जैसे कि मान लीजिए कि गोला को हम बनाए, ठीक है ना, उसमें मोम को पहले हम पिघला के रखे हुए मिट्टी का, उसमें छेद कर दिए थोड़ा सा, और जितना भी मोम है ना उसको हम क्या कर देंगे, पिघलाकर मोम को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। फिर चिकनी मिट्टी की खाली सांचे में उस छेद के रास्ते से धातु भर दी जाती थी, और जो चिकनी मिट्टी होता था उसी जिस छेद से हमने मोम को निकाला उसी छेद से हम क्या कर देंगे, धातु को भर देंगे। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा लिया जाता था, और जब वो धातु क्या हो जाता था, एकदम मतलब ठंडा हो जाता था, तो चिकनी मिट्टी को हम फोड़ फोड़ के या फिर किसी भी चीज से सावधानी पूर्वक हटा देते थे, ठीक है ना। इससे इससे निकली प्रतिमा को साफ करके चमका दिया जाता था। आपके विचार से इस विधि के प्रयोग का क्या क्या लाभ थे, मतलब समझ जाइए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, ठीक है ना, और अच्छी तरीके से काम भी हो गया, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कि एक यही मूर्ति, चलिए इसी मूर्ति का हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना। यही मूर्ति है जिसको पहले मोम से बना लिया गया, उसके बाद इसके ऊपर चिकनी मिट्टी का आवरण लगा दिया गया, फिर इसको क्या कर दिया गया, सुखा दिया गया, और सुखाने के बाद जो मतलब छोटा सा एक होल कर दिया होगा जिससे पूरी मोम बहकर बाहर निकल गई, और जिधर से मोम बहकर बाहर निकली उधर से ही धातु को पिघलाकर उसमें डाल दिया जाता था, और धातु जब भी पिघलाकर डालते थे जिस शेप का वो मिट्टी होगा उसी शेप का वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये मूर्ति तैयार हो जाती थी तो मिट्टी को हटा लिया जाता था और इसको चमका के मूर्त तैयार कर लिया जाता था, ठीक है ना। यही होता है लुप्त मोम तकनीक। लुप्त, अब नाम से ही पता चल कर, लुप्त मोम तकनीक, यानी कि लुप्त मतलब गायब, और मोम मोमबत्ती और उसकी तकनीक, ठीक है ना, उसी से बनाया जाता था। मंदिर की कर्ता धर्ता मंदिर के धन के व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनैः शनैः यानी कि धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उसके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के पास बसते थे। अब मान लीजिए कि मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे फूल की जरूरत होगी ही, ठीक है ना, वहाँ पे पुजारी की जरूरत होगी ही। पुजारी जो खाना खाएगा उसको एक मुख्य रूप से, अगर मान लीजिए कि वो खाना ही बनाएंगे तो उसको तो उनको तो जरूरत होगी ही, मतलब हर चीज की, जैसे हमें जरूरत होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या किए, उस मंदिर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ लोग क्या किया, अब कोई ऐसा तो है नहीं कि हाँ 100 किलोमीटर पे रह रहा है वहां से जाके डेली वहां पे दुकान लगाएगा, तो उन्होंने क्या किया, अगर मान लीजिए कि दुकान खुला तो वो आसपास में ही बसना शुरू कर दिए। तो इस प्रकार से मंदिर नगर विकसित हो गए, ठीक है ना। मंदिर के नगरों का विकास हुआ, इसी रीति से मंदिर के चारों ओर एक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में देखिए ये भी दे दिया हुआ है, ठीक है ना, भिलसा या फिर विदिशा, यह एक मंदिर नगर का उदाहरण, ठीक है ना। और गुजरात में सोमनाथ के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर, जैसे तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई एवं आंध्र प्रदेश में तिरुपति का मंदिर, ठीक है ना। देखिए अब इसको ना आप लोग एक काम कीजिएगा, लिख ही लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये है क्या, इंपॉर्टेंट, कुछ मंदिर नगर का उदाहरण, ठीक है ना। अब कुछ कुछ मंदिर नगर का उदाहरण जो हमें याद रहना जरूरी होता है ना, क्योंकि मान लीजिए हमसे ये मिलाने में पूछ दिया तो क्यों ना हम अपना तैयारी करके ही अच्छे से जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश का कौन सा है, भिलसा या फिर विदिशा, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा, विदिशा है मंदिर नगर का उदाहरण। उसके बाद आपको हम बता दें कि सोमनाथ मंदिर जो कि कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है ना। जस्ट वेट 1 सेकेंड। तो जैसे हम बात करते हैं किसकी, सोमनाथ मंदिर के बारे में। उसके बाद तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरई एवं आंध्र प्रदेश में तिरुपति, ठीक है ना। इन सब मंदिरों का एक उदाहरण दिया हुआ है। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन जो उत्तर प्रदेश में एवं तिरुमल्लाई जो कि तमिलनाडु में है, ऐसे नगरों के उदाहरण है। अजमेर में राजस्थान 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी, और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा का मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक तथा अस्तित्व की एक उदाहरण मिलती है, ठीक है ना। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पर 12वीं शताब्दी में बसे थे, और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु पंथ मतों का हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर, यहाँ पर प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते जाते रहते थे, ठीक है ना। छोटे नगरों के जंजाल संजाल, ठीक है ना। 8वीं से
8वीं से ही उपमहाद्वीप के अनेक अनेक छोटे नगरों के संजाल या फिर बिछने लगा था। संभवतः इसका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। इनमें आमतौर पर एक मंडपिका यानी कि जिसे मंडी भी कहा जाता था, ठीक है ना, होती थी। यहाँ आसपास के गांव में उपज बनने के लिए लाते थे। ऐसी गलियां थी जहां पर दुकान बाजार जिन्हें हट कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पियों जैसे कुम्हार, तेलियों, शक्कर बनाने वाली, ताड़ी बनाने वाली, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले आदि अलग अलग बाजार में होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार चलाते थे, जबकि कुछ अन्य नगर घूम घूम कर क्रिया क्रिया क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों पर उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आया करते थे। यानी कि घूम घूम कर भी व्यापार होता था और अस्थायी रूप से भी व्यापार होता था, ठीक है ना। आमतौर पर कोई सामंत यानी कि परवर्ती काल से ही जमीन इन नगरों या फिर इनके आसपास के किले बंदों कर महल बना लेता था। ऐसी सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाकर और कभी-कभी इन करों का संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा ही धनाष्ट व्यापारियों द्वारा किया गया था। ऐसा अधिकार का उल्लेख अभिलेख में ही मिलता आज भी पाए गए हैं। नगर का एक बाजार के रूप में दर्शाया गया, ठीक है ना। देखिए, बाजारों का कर, यह राजस्थान से प्राप्त 10वीं शताब्दी के अभिलेख सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर के प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जाते थे। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, पुजारी मक्खन, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल और कपड़े कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु की चीजें बेचने वाले आश्वकों, तेल, पशु चारे तथा अनाज के बोरे भी कर के रूप में लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नगद के रूप में भी वसूले जाते थे। यानी कर के बारे में बताया कौन कौन से कर कहाँ कहाँ से लगते थे। बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। इनमें बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापार अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था। वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक एवं योद्धाओं का बातचीत किया करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों एवं जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे आमतौर पर मतलब अकेले नहीं जाया करते थे। आमतौर पर काफिले बनाकर साथ में यात्रा किया करते थे। अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ, जिसे गिल्ड, ठीक है ना, कहा जाता था। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी के परवर्ती काल से अनेक ऐसे संघ हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कौन थे? मणिग्रामम तथा नागादेशी थे। ये व्यापारी संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर से व्यापार किया करते थे। ये दो प्रकार के जो मतलब ग्रुप थी ना, वो काफी फेमस हुई थी। इनके अलावा चेट्टियार एवं मरवाड़ी, चलिए, चेट्टियार एवं मरवाड़ी। देखिए, मंडपिका की बात वहां पे की गई, तो मंडपिका का मतलब होता है मंडी, ठीक है ना, और हट का मतलब होता है दुकान, और सामंत का मन होता है किलेबंदी, जिसमें वो टैक्स ले सके। किलेबंदी वाला महल जिसमें एक कर की व्यवस्था हो और वो वहां से जाके क्या कर सके, ले सके, ठीक है ना। कुछ नोट्स बना लेते हैं। व्यापारी वर्ग आखिर क्या होता था, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, जस्ट वेट। व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, इसका नोट्स हम लोग बना लेते, ठीक है ना। व्यापारी में जैसे जो बंजारे होते थे ना बच्चों, वो व्यापारी वर्ग में घोड़े का क्रय विक्रय का काम करते थे और काफिलों में वो यात्रा करते थे। मुख्य रूप से बंजारे की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो बंजारे लोग होते थे वो क्या करते थे, अकेले नहीं, काफिलों में,
मतलब अकेले वो लोग यात्रा नहीं करते थे, वो काफिलों में यात्रा करना पसंद करते और साथ में जो घोड़ा होता है या फिर अन्य कोई चीजें उसकी क्या करते थे, क्रय एवं विक्रय का कार्य किया करते थे, मतलब खरीदने एवं बेचने का कार्य किया करते थे, ठीक है ना। और जो गिल्ड शब्द का मैंने अभी वर्त बताया, गिल्ड, गिल्ड जो अभी गिल्ड का उदाहरण आया था ना, गिल्ड जिसको कहा जाता है, तो वो गिल्ड होता क्या है, गिल्ड होता है व्यापारी का संघ, ठीक है ना। यहाँ से ये क्वेश्चन उठा के पूछा गया है कि गिल्ड मतलब होता है व्यापारी का संघ, यानी कि अकेला व्यापारी नहीं, व्यापारियों का संघ, ठीक है ना। मणिग्रामम का दर्ज यहाँ पे बात किया गया है, नागदर्शनीय, मणिग्राम, ये दो प्रकार की मतलब व्यापारी संघ काफी मात्रा में फेमस हुई थी, जिसका नाम था, एक का मणिग्रामम और दूसरा क्या था, नागदर्शनीय, ठीक है ना। और चट्टियार जो होता था और मरवारी, मतलब एक देखिए सबसे पहले आपको व्यापारी संघ का मतलब होता है विल्ड, ठीक है ना, और मतलब ये मणिग्रामम, ठीक है ना, उसका नागदर्शनीय, उसका चेट्टियार और मारवाड़ी, ये तीनों क्या थे, व्यापारी संघ थे। चेट्टियार, इसी को मारवाड़ी भी कहा जाता था, ठीक है ना। ये तीनों व्यापारी संघ थे, लेकिन सबसे ज्यादा विख्यात कौन हुआ, मणिग्राम एवं नागदर्शनीय, ठीक है ना। तो आई होप कि इतनी आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, बस इसमें यही कहानी दिया हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ लेते हैं, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाह में बसे जाने वाले भारतीय मसाले एवं कपड़े के इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीद लेते थे। इतालवी मतलब इटली के, ठीक है ना। और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचा दिया करते थे। व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, लाल चिल, अच्छा उष्णकटिबंधीय जलवायु तो आप लोग को नहीं पता होगा, आई होप कि आपको पता होगा, तो बताइएगा मुझे उष्णकटिबंधीय जलवायु होता क्या है। और नहीं तो भूगोल तो पढ़ना अभी हमारे लिए बाकी है, ठीक है ना। भूगोल एकदम धमाकेदार तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 7 का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 8 का कंप्लीट करेंगे, 9th का कंप्लीट करेंगे, 10 का, और 11 12 का कंप्लीट करने के बाद सीधे हम लोग भूगोल पे ही आएंगे, ठीक है ना। यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बनाए गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत ही लुभावना हुआ करता था। ये चीजें ही यूरोपीय व्यापारियों और व्यापार के नगरों के रूप में किस प्रकार से बदला, इसके बारे में आप शीघ्र ही आगे पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है। काबुल, काबुल अपने पहाड़ी और भीषण भीषण भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी में राजनीतिक एवं वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़े का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो की एक सौदागर जो जो बेस्टिस्ट टैवर्नियर के अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार लगभग 30,000 रुपयों का होता है, जो कि उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल में मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताजे फल ऊंटों पर लाद कर लाया जाता था और उपमहाद्वीप के अन्य भागों में बेच दिया जाता था। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाया। गुलाम जानते हो ना आप लोग क्या होता है, नौकर, आज के रूप में नौकर, ठीक है ना। हम लोग नौकर देखिए, अब का तो कोई ऐसा मालिक नौकर रहा ही नहीं, ठीक है ना। वो लोग क्या क्या करते थे, गुलाम इसलिए बने क्योंकि उनको सिर्फ खाना दिया करते थे, मतलब किसी भी तरीके से कोई ज्यादा इज्जत नहीं, सिर्फ खाना दो, काम करते रहो। नगरों में शिल्प, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। विदर्भ में शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई का काम किया करते थे। इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इन शिल्पों का नाम वीदरी पड़ गया, यानी कि वीदर नामक एक शहर थी जहाँ पे शिल्पीकार लोग क्या करते थे, तांबे तथा चांदी की जराई का काम किया करते थे, और वो इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुई कि उस शिल्प कला का नाम ही पड़ गया वीदरी, ठीक है ना। पंचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिनमें सुनार, केशरे, लोहा, राजमिस्त्री और बढ़ई भी शामिल थे। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक था कि इसके अलावा वे राजमहल के बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों का निर्माण भी करें, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार से लियार, कै कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। वो मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास का साफ करना, कातना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गया था, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी।
ठीक है ना। हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत एक नजीक से एक नजदीक। चलिए हम देख लेते थोड़ा सा हम्पी, मसूलीपट्टनम, सूरत के बारे में, ठीक है ना। आप सबको पता है जैसे कि हमारा ये इंडिया का नक्शा है, यहाँ पे क्या है, सूरत है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे मत लीजिएगा, यहाँ पे नहीं बल्कि आप लोग यहाँ पे ले लीजिए सूरत, ठीक है ना। एक था हम्पी, ठीक है ना, हम्पी, एक था सूरत और एक था मसूलीपट्टनम, ठीक है ना। इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। एक था क्या बच्चों, हम्पी, एक था क्या सूरत, एक था क्या मसूलीपट्टनम। तो जो हम्पी थी ना वो वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। क्या बोला मैंने, वास्तुकला। आप लोग लिख लीजिएगा, हम बताते हैं, ठीक है ना। वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध थी। और साथ में आप लोग को हम एक और बात बता दें कि ये कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी के नदी के किनारे थी। किसका, कृष्णा प्लस तुंगभद्रा नदी के किनारे। और 1336 में ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी थी, ठीक है ना। डिमोंग तथा पुर्तगाली यात्री ने इसी के बारे में, हम्पी के बारे में ही चर्चा किया था। और किलेबंदी में इसमें चूना तथा गाढ़े रंग के उपयोग पत्थर का ही, मतलब इसकी जो दीवार किलाबंदी था ना वो चूना का उपयोग किया गया था एवं गाढ़े रंग का उपयोग, जो मतलब समझा जाए ना तो चूना तथा गारे का उपयोग इसमें नहीं किया गया था, पत्थर से ही गूंथा गया था। जैसे मान लीजिए कि इसका जो किलाबंदी थी, ठीक है ना, मुख्य रूप से जो किलेबंदी का घर था उसमें चूना का या फिर गारा का उपयोग नहीं था, बल्कि क्या था, एक पत्थर के साथ गूंथ के दूसरा पत्थर, तीसरा पत्थर गूंथ के, चौथा पत्थर गूंथ के ऐसे बनाया जाता था, ठीक है ना। अब बात कर लेते सूरत के बारे में। तो ये जो मक्का का प्रस्थान द्वार है ना, मक्का का प्रस्थान द्वार ही इसकी भी द्वार थी, ठीक है ना। अब पश्चिमी बाजार की ये व्यापारी केंद्र माना जाता था। साथ में इसमें वस्त्र की उत्पादन अत्यधिक होती थी। और इसमें हुंडी थी जो मिस्र और काहिरा से और ईरान तथा बेल्जियम से ली जाती थी। और पतन था इसका, क्या मुगल साम्राज्य का पतन था। ये बाजार तथा उत्पादों में इसकी, बाजार तथा उत्पादन में इसमें इसमें क्या होती थी, हानि होती थी। और पुर्तगाली का नियंत्रण भी इस पे सूरत पे था, ठीक है ना। मसूलीपट्टनम की बात करें तो हम कृष्णा नदी के डेल्टा के पास था, ठीक है ना। हॉलैंड तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे क्या दी थी, मान्यता दी थी। तथा आंध्र प्रदेश का यह प्रमुख बंदरगाह भी था। और औरंगजेब ने अपने राज्य में इसको क्या किया था, मिला लिया था, ठीक है ना, किसको, मसूलीपट्टनम को। तो इतना आप लोग जान गए हम्पी के बारे में, सूरत के बारे में, मसूलीपट्टनम के बारे में। हम्पी क्या था, एक वास्तुकला का प्रमुख केंद्र था और कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। एवं 1336 में, 66 में नहीं, 1336 में क्या था, ये विजयनगर की राजधानी बनी थी। एवं डिमोंग पुर्तगाली ने इसकी चर्चा की है, किसकी, डिमोंग पुर्तगाली यात्री ने, ठीक है ना, इसकी चर्चा की है। और साथ में जो किलेबंदी था उसमें चूना का और गारे का उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि पत्थर से ही गूंथ गूंथ के इसका घर बनाया गया था। साथ में सूरत की हम बात करें तो मक्का का प्रस्थान द्वार था, पश्चिमी बाजार का व्यापार केंद्र था, वस्त्र उत्पादन इसमें अत्यधिक होती थी। और हुंडी यहाँ से मिस्र, काहिरा एवं इराक, बेल्जियम से ली जाती थी। और यह पतन था जो कि मुगल साम्राज्य के पतन का था और पुर्तगालियों का इस पर नियंत्रण था, ठीक है ना। मसूलीपट्टनम जो कृष्णा नदी के डेल्टा पर था। हॉलैंड तथा ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम को मान्यता दी थी। और ये मसूलीपट्टनम है कहाँ, आंध्र प्रदेश में, यह प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है ना। और औरंगजेब ने अपने राज्य में इसको क्या किया था, मिला लिया था। तो आई होप इतनी कहानी आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसमें पूरी कहानी यही दी हुई है, इसको पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसमें जहाँ से पूछेगा वहां से हम आप लोग को बता दिए, ठीक है ना। और अपने शासनकाल में विजयनगर यही क्या है, एक हम्पी का एक विट्ठल मंदिर का पत्थर का बनाया हुआ एक मंदिर का वो है, पेड़ा है, जिसमें देख रहे हैं आप लोग कितना बड़ा बड़ा, इसमें पश्चिमी क्या कहते हैं इसको, सूरत, पश्चिम का प्रवेश द्वार सूरत को ही कहा जाता है, पश्चिम का प्रवेश द्वार, जहाँ से मतलब क्या किया था, पुर्तगाली लोग आए हुए थे हमारे इंडिया में, ठीक है ना। पश्चिम का प्रवेश द्वार इसी को कहा जाता है, सूरत को ही, ठीक है ना। सूरत के बारे में इसमें दिया हुआ है जो हमने आपको बताया भैया। वाणिज्यिक केंद्र होता क्या है, थोड़ा सा जान लेते हैं। एक ऐसा स्थान जहां पर विभिन्न उत्पादों को कैंट्रो से आने वाला माल खरीदा जाता है, ठीक है ना। और हुंडी एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई रकम दर्ज रहता है तथा हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि को प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना, यही होता है हुंडी का, ठीक है ना। अब इतने आप लोग जान गए। जोखिम भरा दर मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ठीक है ना। मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों का यह नगर था। हॉलैंड तथा इंग्लैंड दोनों देशों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब यह आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मसूलीपट्टनम का किला हॉलैंड वासियों ने बनाया था।
ठीक है ना। देखो, मछुआरों का एक गरीब नगर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मुगास्तके विलियम मेथवर्ल्ड ने 1620 में इन शब्दों में मसूलीपट्टनम का वर्णन किया है। मसूलीपट्टनम का वर्णन, यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है। यहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंडा रखती है और यह छोटा नगर है। मतलब छोटा नगर का घर पर बसा हुआ है, इस तरीके से जो वो उन्होंने वर्णन किया था मसूलीपट्टनम का, ठीक है ना। देखिए, गुमास्ता, यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों से प्रभावी अधिकार, गोलकुंडा के कुछ शाही शासकों ने कपड़ों, मसालों तथा अन्य चीजों की बिक्री पर शाही एकाधिकार लागू किया, जिससे कि वह यहाँ के व्यापारी पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न ला सके। विभिन्न व्यापारी समूहों, गोलकुंडा का कुलीन वर्गों जैसे फारसी सौदागरों, तेलुगु, कमोटी, चेट्टियार तथा यूरोपीय व्यापारियों के एक नगर धनी आबादी वाला समृद्धशाली बन गया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुमल ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों एवं अंग्रेजों को आपस में क्या भिड़ना शुरू कर दिया। 1686 से लेकर 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है ना। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही प्रयत्न नहीं किया गया कि पत्तन भीतरी प्रदेशों के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई थी कि कंपनी के नए नए केंद्र के साथ राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्यिक भूमिका भी अदा करे। जब कंपनी का व्यापारी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चले गए तब मसूलीपट्टनम और व्यापार की समृद्धि दोनों ही खो बैठी थी, ठीक है ना। और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधः पतन हो गया, मतलब आधा रूप से पतन, ठीक है ना। और आज वह एक छोटा सा जीर्ण शीर्ण नगर से अत्यधिक कुछ नहीं है, ठीक है ना। मतलब इतनी बड़ी नगर और अब क्या हो गया, एकदम छिन्न भिन्न हो गया, ठीक है ना। नगर, नए नगर एवं व्यापारी, चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से नए नगर एवं व्यापारी का अभ्युदय हुआ। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप के देशों व्यापारी उद्देश्यों से मसाले, कपड़े तथा कपड़े के तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोपीय पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों एवं फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और बिरजी वीरो जैसी कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया। किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया एवं भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप के सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरकर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग तेजी से आ जाने से एकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि जैसे धंधा करना शुरू कर दिया। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रंग, रूप और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए। किंतु इस काल में शिल्पीकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हें, मतलब मुख्य रूप से जैसे मान लीजिए कि वो अपना अपना मुख्य रूप से अगर समझा जाए तो हमारा जो कपड़े बनाते थे वो उनके वहां पे चलती थी, लेकिन वो लोग चलने नहीं देते, ठीक है ना। और 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो कि आज भी एक प्रमुख महानगर
है। शिल्पी और वाणिज्य के बड़े बड़े परिवर्तन आए जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित की गई तो ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी कि देशी व्यापारियों एवं शिल्पकारों का इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज एवं कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों ने अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्प जन्म तथा वाणिज्य मतलब उन्होंने क्या किया, जो ब्लैक श्वेत और व्हाइट एंड ब्लैक की मामला यहाँ पे भी छेड़ दिया, ठीक है ना। वास्को डिगामा एवं क्रिस्टोफर कोलंबस, आप सबको पता है वास्को डिगामा ने किसकी इंडिया का पता लगाया था, ठीक है ना। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने की अभूतपूर्व कार्य किए गए। इनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने के मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकले हिंद महासागर पार करके भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा का पूरा करने में 1 वर्ष से अधिक लगा था। 1998 में कलिकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाली की राजधानी लिस्बन भी पहुंच गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसने 4 में से 2000 नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में केवल 54 ही जीवित बच सके थे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या फिर खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों को भी अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया था। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिनकी किसी को भी आशा ही नहीं था। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने पर मार्ग खोजने की अटलांटिक महासागर को पार करने तथा पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज तक पहुंचा एवं वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति में पड़ा। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाली के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे। उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों पर अपने कब्जा कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों को पहली वाली बस्तियों में नष्ट कर दिया, ठीक है ना। बीज शब्द क्या था, मंदिर नगर, जो मुख्य रूप से मंदिर को मानकर वो नगर बसाया गया हो, ठीक है ना। और नगरीकरण क्या होता है, नगरीकरण मतलब गाँव में शहरों से पलायन या फिर गाँव को ही एक अच्छी तरीके से मतलब एक जैसे कि कोई एक चीज़ के लिए हम यहाँ पे बसे हुए हैं आके यहाँ पे बसा लेना। विश्वकर्मा वाणिज्यिक केंद्र, ठीक है ना, मुख्य रूप से वाणिज्य के लिए। ब्लैक टाउन जहाँ से इंडियन को हटा दिया गया और वहाँ पे श्वेत किनारा स्टार्ट हो गई थी, ठीक है ना। कह रहा है राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था। अजमेर सूफी संत किससे संबंधित है। हम्पी साम्राज्य की राजधानी कौन सी है, आप लोग बताओगे, विजयनगर शायद, है ना। हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश पर अपनी बस्ती क्यों बसाई, ठीक है ना। इसके बताएंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे।